मेरे और सनसुई की शादी के चौथे साल में उसका पहला प्यार, वो लड़की जिसने हमेशा उसके दिल में एक स्पेशल जगह रखी थी, डिवोर्स के बाद देश वापस लौट आई। सबसे बुरी बात तो यह थी कि ठीक उसी समय मुझे एक टर्मिनल इलनेस डायग्नोज हुई। मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। अपनी जिंदगी के बचे हुए 6 महीनों से भी कम समय में मैंने सनसुई की एक परफेक्ट वाइफ का रोल निभाना जारी रखा, जब तक कि मैं इस दुनिया से चली नहीं गई। और जब सनसुई ने मेरी छोड़ी हुई डायरी को पूरा पढ़ा तो वह आखिरकार पूरी तरह टूट गया। हाथ में वो पतली सी डायग्नोसिस रिपोर्ट लिए मैं हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। मैं सनसुई को कॉल करना चाहती थी। मैंने उसका कॉन्टैक्ट ओपन किया, लेकिन नंबर डायल करने से पहले ही स्क्रीन से बाहर आ गई। हालांकि उसने ही पहले कॉल किया। उसकी आवाज हमेशा की तरह भारी, शांत और डिस्टेंट थी। न्यान न्यान, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं डिनर के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। शायद मुझे बहुत लेट हो जाए। तुम जल्दी सो जाना। हमारी शादी को 4 साल हुए थे, लेकिन मैं उससे पिछले 10 सालों से लव करती थी। मैं यह नहीं कह सकती थी कि मेरा बैड लक था। सन की फैमिली उस पर शादी के लिए लगातार प्रेशर बना रही थी और उसे अरेंज्ड मैरिज के लिए ब्लाइंड डेट्स पर जाने को मजबूर कर रही थी। इत्तेफाक से मैं उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी, इसलिए बातचीत के बाद हम सीधे मैरिज रजिस्टर करने चले गए। उसे एक वाइफ की जरूरत थी और मैं एक सूटेबल कैंडिडेट थी। सनसुई एक कोल्ड, रिजर्व और कम बोलने वाला इंसान था। वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था और उसके चेहरे पर शायद ही कभी कोई इमोशन दिखता था। मैंने 2 साल उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाने में लगा दिए और आखिरकार मुझे कामयाबी मिल गई। धीरे धीरे उसने मेरे सामने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। हमारी लाइफ एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह लगने लगी। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों और रूटीन के बीच लाइफ ने वो शेप ले लिया जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन वह खूबसूरत सपना ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसी दिन डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मुझे एक सीरियस बीमारी है। मेरी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे थे। मुझे यह भी पता चला कि उसी दिन सनसुई के कॉलेज का पहला प्यार सुतांग देश वापस आ रही थी। इसीलिए उसने एयरपोर्ट पर उस लड़की से मिलने जाने के लिए मेरी कॉल जल्दी में काट दी थी, जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। घर लौटने पर मैंने डिनर नहीं किया। मैं लिविंग रूम में काफी देर तक उसका वेट करती रही। रात और गहरी होती गई। आखिरकार दरवाजा धीरे से खुला। मैं एक हल्की नींद से चौंक कर जाग गई। जैसे ही लिविंग रूम की लाइट्स ऑन हुई, हमारी नजरें मिली। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं लिविंग रूम में अनजाने में सो गई थी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। सनसुई ने बस एक छोटा सा रिस्पांस दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह शांत थे। मैं उसका कोट लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक जानी पहचानी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। चंदन की खुशबू के साथ गार्डेनिया के फूलों के परफ्यूम का मिक्सचर, जो सुतांग का फेवरेट फ्रेग्रेंस था। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं मर रही हूँ, उसी दिन मेरा हस्बैंड उस औरत को रिसीव करने एयरपोर्ट गया था जिससे वह हमेशा प्यार करता था। मुझे उससे पूछना चाहिए था। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी ताकि सनसुई के लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं। मेरा टेस्ट सेंस लगातार खराब होता जा रहा था। उस दिन वह सामान्य से पहले उठ गया। मैं जा रहा हूँ नियान नियान। दोपहर में मैंने अचानक डिसाइड किया कि मैं उसके ऑफिस लंच लेकर जाऊंगी। मैंने उसे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था। रिसेप्शनिस्ट मुझे जानती थी क्योंकि मैं वहां कई बार जा चुकी थी। सनसुई ने कभी हमारा रिलेशन नहीं छुपाया। वह हमेशा नेचुरल तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन कराता था कि यह मेरी वाइफ है। उन शब्दों से एक अजीब सा स्टेबिलिटी का एहसास होता था, जैसे यह शादी लाइफ टाइम चलेगी। और मैंने भी इस पर यकीन कर लिया था। लेकिन लाइफ हमेशा क्रूर मजाक करना पसंद करती है। पहले वह आपको एक खूबसूरत सपना देखने देती है और फिर उसे आपकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे अभी। मैंने अपने हस्बैंड को उस औरत से बात करते हुए देखा जिससे वह इतने सालों से अलग था। उसके हाथों में वही ब्रेकफास्ट था जो मैंने सुबह उसके लिए बनाया था। सुतांग मुस्कुराई। थैंक यू प्रेसिडेंट सन, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। सनसुई ने कहा, कोई बात नहीं। वह मेरी तरफ मुड़ी। न्यान न्यान कितने दिनों बाद मिले। वह बिल्कुल यूनिवर्सिटी के दिनों जैसी ही थी। कंधों पर लहराते लंबे बाल, एक वार्म और ब्राइट स्माइल। क्या तुम सनसुई के लिए लंच लेकर आई हो? ब्रेकफास्ट भी तुमने ही बनाया था ना? वह थोड़ा रुकी और फिर बोली, आई एम सॉरी, मेरा शुगर लेवल थोड़ा लो हो गया था, इसलिए सनसुई ने मुझे पहले खाने को कह दिया। अगर मुझे पता होता कि यह तुमने बनाया है तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाती। वैसे तुम कुकिंग सच में बहुत अच्छी करती हो। बेशक मैं अच्छा खाना बनाती थी। सनसुई का स्टमक बहुत सेंसिटिव था और वह खाने को लेकर बहुत चूजी था। मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स सिर्फ उसके लिए धीरे धीरे परफेक्ट की थी। सुतांग ये बात जानती थी। मैं भी मुस्कुराई, लेकिन अपनी पीठ के पीछे मेरी उंगलियों के नाखून मेरी हथेली में जोर से चुभ रहे थे। उस पल हर्ट होने के साथ साथ पहली बार मुझे लगा कि मैं अब और चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ थॉट्स मेरे दिल में धीरे धीरे शेप लेने लगे। मैं जानती थी कि सनसुई कभी मैरिज की लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सुतांग के आने से मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। मैं एक आइडियल वाइफ का रोल प्ले करने की पूरी कोशिश कर रही थी।
मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा संसुई को अपनी लिमिट में रखेगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हम में से कौन पहले हार मान जाएगा। उस रात जब वह घर लौटा तो मेरे लिए गिफ्ट लाया। वह एक पिंक डायमंड रिंग थी। लाइट के नीचे वह एक शानदार चमक के साथ चमक रही थी। उसका डिजाइन बहुत डेलिकेट था और साफ दिख रहा था कि उसे बहुत केयर के साथ चुना गया था। वह सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन मैं शायद ही कभी ज्वेलरी पहनती थी। मैं खुद को सिर्फ तब अच्छे से तैयार करती थी जब मुझे उसके साथ किसी इंपॉर्टेंट बैंक्वेट या इवेंट में जाना होता था। मैं जानती थी कि यह गिफ्ट दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसका सॉरी कहने का तरीका था। फिर भी मैंने एक स्माइल के साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बॉक्स को दराज में रख दिया। इसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई। हालांकि मैं सो नहीं सकी। जब वह बेडरूम में वापस आया और मेरे पास लेटा तो वही जानी पहचानी चंदन की खुशबू मुझे फिर से घेरने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और नॉर्मल सांस लेने का नाटक किया। मैंने तब तक वेट किया जब तक कि मेरे पीछे लेटा इंसान गहरी नींद में नहीं सो गया, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रही थी। मेरे पेट में दर्द और प्रेशर की फीलिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। सिल्वर मूनलाइट ने पूरे फर्श को कवर कर रखा था। मैं काफी देर तक उसे देखती रही, जब तक कि पूरी दुनिया में इतनी शांति नहीं हो गई कि ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं ही बची हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास टाइम सच में बहुत कम था। अगली सुबह संसुई को काम पर भेजने के बाद मेरे फोन के कैलेंडर में एक नोटिफिकेशन आया। तब मुझे याद आया कि आज मुझे अपनी मदर से मिलने जाना था। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला था और मुझे आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। इसीलिए मैंने हमेशा कसम खाई थी कि मैं उनके सैक्रिफाइस का बदला चुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करूंगी। लेकिन लक ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हाई स्कूल में मैं पुलिस के एक ग्रुप का टारगेट बन गई। जिस दिन उन्होंने मुझे घेरा, मेरी पीठ पर बैग में छिपी ईंट के रफ टच ने मुझे थोड़ी तसल्ली दी और तभी संसुई वहां आ गया। वो बहुत इंटेलिजेंट था। वह जानता था कि यह चीज सिर्फ एक बार में खत्म नहीं होगी, इसलिए सिचुएशन को समझते हुए उसने मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने मुझे एक के बाद एक कई प्रॉब्लम्स से बचाया। उसकी वजह से मैं बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के हाई स्कूल के 3 साल पूरे कर सकी। यही वजह थी कि मैंने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। मैंने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी जहां वह पढ़ता था। लेकिन मैं बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि संसुई पहले ही अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्यार सुतांग से मिल चुका था। और ट्विस्ट यह था कि वह मेरे पिता की तरफ से मेरी बड़ी बहन थी। वह सब कुछ जो मेरे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल था, सुतांग के लिए हमेशा से बहुत आसान था। मैं अपनी माँ के लिए कुछ चीजें लेकर गई थी। अब उनकी एक नई फैमिली थी। हम मुश्किल से 10 मिनट बैठे और बात की। इसके बाद मैंने शालीनता से गुड बाय कहा और वापस आने के लिए टैक्सी ले ली। जब मैं अपनी सोसाइटी के एंट्रेंस पर पहुंची तो मैंने उन्हें दूर से फिर साथ देखा। सुतांग संसुई के साथ वॉक कर रही थी। दोनों बहुत नेचुरल तरीके से मुस्कुरा रहे थे। मैं वहीं रुक गई। जब मैं उन्हें बातें करते और हंसते हुए देख रही थी, तभी झाड़ियों से एक छोटा सा पप्पी दौड़ता हुआ बाहर आया। डरकर सुतांग तुरंत संसुई की बाहों में छिप गई। उसने उसे बहुत जेंटली संभाला। नियान नियान। सुतांग अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि मैं आगे बढ़ गई। मैंने झुककर उस पप्पी को अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। मैं बस मुस्कुरा दी। संसुई मेरे साथ पेट्स के हॉस्पिटल गया। पप्पी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने पाया कि उसके शरीर पर कई पुरानी चोटें थीं और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं। फिर भी वह बहुत शांत था। उसने बिना भौंके या बिना किसी रेजिस्टेंस के खुद को चेकअप करने दिया। उसे रिकवर होने के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया गया। मैंने उसका नाम नियान नियान रखा। जब हम घर लौटे तो घर का माहौल बहुत ऑकवर्ड था। संसुई ने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं, जब तक कि हम बेडरूम में नहीं आ गए। बेडरूम की वार्म येलो लाइट कमरे को बहुत कंफर्टेबल लुक दे रही थी। मैं बेड पर बैठ गई और संसुई को पायजामा पहने हुए कमरे में आते देखने लगी। वो एक ऐसा इंसान था जो शायद ही कभी अपने इमोशंस दिखाता था। यहाँ तक कि जब वह मुस्कुराता भी था तो बस हल्के से अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाता और फिर तुरंत इनएक्सप्रेसिव हो जाता था। मैं कभी नहीं जान पाई थी कि वह मुझसे सच में कितना प्यार करता था। इतने सालों में मैंने हमेशा यही माना था कि कम से कम वह मुझसे थोड़ा बहुत तो प्यार करने ही लगा था। लेकिन जब से सुतांग वापस आई थी, मेरे ये सारे थॉट्स अपनी ताकत खोते जा रहे थे। संसुई। उसने मुझे देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह शांत थे। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस? मैंने उसे फिक्स होकर देखा। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम पूरी लाइफ मुझे अच्छे से रखोगे। क्या तुम्हें याद है? बात करते हुए मैं मुस्कुराई। संसुई ने अपनी नजरें थोड़ी नीचे की। एक शांत आवाज में उसने रिप्लाई किया, तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? बस मुझे अचानक याद आ गया। मेरे पेट में फिर से एक धीमा दर्द फैलने लगा। रात के समय मेरी कमर की तकलीफ लगातार और तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरे नर्व्स भी हल्के से कांप रहे थे। जब उसने जवाब दिया तो कमरे की वार्म लाइट हम दोनों पर धीरे से गिर रही थी।
संसुई ने मुझे बहुत केयर के साथ ब्लैंकेट उड़ाया। उसके बाद उसने बहुत प्यार से मेरे सिर को सहलाया। धीरे धीरे मेरे पीछे लेटे इंसान की सांसें एक जैसी होने लगीं। मैंने बहुत सावधानी से खुद को उसकी बाहों से फ्री किया। मैं उसकी तरफ फेस करके मुड़ गई। मूनलाइट का फायदा उठाते हुए मैंने धीरे से उसके चेहरे के एक एक फीचर को अपनी आंखों से छुआ, उसकी आईब्रो से लेकर उसकी जॉलाइन तक। संसुई कभी भी एक मैरिड मैन की लिमिट्स क्रॉस नहीं करता, लेकिन अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिटेल में वह अब भी सुतांग के लिए परेशान रहता था। अचानक मैंने खुद से पूछा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो इन सब बातों को याद करके उसे कैसा फील होगा। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी, मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा था। आखिर में मेरा दिमाग पूरी तरह से एक मेज बन चुका था। लेकिन पहला थॉट जो मेरे मन में आया वह यह था कि मेरे मरने के बाद संसुई क्या करेगा। जल्दी या देर से वह फिर से एक नई लाइफ तो स्टार्ट करेगा ही। उस मोमेंट पर मैंने सोचा कि सुतांग का भी अब डिवोर्स हो चुका है और वह भी अकेली है। अगर किसी दिन वे दोनों साथ आ जाते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं। इसीलिए मैं इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं पहली बार सुतांग से तब मिली थी जब मैं 10 साल की हुई थी। मेरी माँ, जिनके पास शायद ही कभी फ्री टाइम होता था, मुझे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गई। वह बहुत ही एलिगेंट जगह थी। उन्होंने बस कुछ सिंपल डिशेस ही ऑर्डर की थी। पास के एक टेबल पर एक फैमिली हंस रही थी और बहुत हैप्पीली बातें कर रही थी। इसके अपोजिट मेरी माँ और मैं बिल्कुल खामोश बैठे थे। उस टेबल पर बैठी छोटी लड़की लगातार मुस्कुरा रही थी जब तक कि वह आदमी वहां से उठा नहीं। उसका वह जाना पहचाना प्रोफाइल देखकर मेरे हाथों में फोर्क रुक गया। मेरी माँ ने मेरा रिएक्शन नोटिस किया और मेरी नजरों का पीछा किया। फिर उन्होंने दोबारा मुझे बहुत शांति से देखा। क्या तुम वहां जाकर उन्हें हेलो कहना चाहती हो? आखिरकार वह तुम्हारे फादर हैं। उसी समय वह आदमी अपनी सीट पर वापस आ गया। वह छोटी लड़की हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों एक बहुत ही ब्राइट हैप्पीनेस के साथ मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरे फादर की जो यादें मेरे पास थीं, वह हमेशा से बहुत धुंधली थीं। वह कभी भी मेरे लिए लविंग नहीं रहे। जब कभी मैंने उनका अफेक्शन पाने की कोशिश की तो बदले में मुझे सिर्फ कोल्डनेस मिली। बाद में मुझे सच समझ आया, वह मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। मैंने आगे भी यही प्रिटेंड करना जारी रखा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं संसुई के साथ लगातार अच्छा बिहेव करती रही। कभी कभी मुझे उसके कपड़ों से उसी फूलों के परफ्यूम की स्मेल आती थी जो सुतांग का था। कई और मौकों पर मैं सुतांग की सोशल मीडिया पोस्ट्स देखती थी। उन फोटोज में मैं हमेशा, चाहे थोड़ा ही सही, संसुई की परछाई पहचान लेती थी। ये बहुत ही सीक्रेट होता था, लेकिन साथ ही बहुत एविडेंट भी था। मैं हर पोस्ट को बहुत देर तक देखती रहती और आखिर में हमेशा एक लाइक छोड़ देती थी। मैंने कभी कुछ नहीं पूछा, कभी उनका कन्फ्रंटेशन नहीं किया। हमेशा की तरह मैंने ऊपर से एक शांति बनाए रखी, हालांकि मेरे दिल के अंदर एक तूफान धीरे धीरे शेप ले रहा था। इसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अब घर में एक नया मेंबर था, न्यान न्यान, वो छोटा पपी। मैंने फिर से डायरी लिखने की हैबिट शुरू कर दी थी। रोजाना मैं अपनी लाइफ में होने वाली चीजें और अपनी हेल्थ का स्टेटस नोट करती थी। मेरी पूरी रात बिना सोए गुजरने लगी। मेरा पेट लगातार भारी और पेनफुल रहता था। जब मैं दोबारा अपनी माँ से मिलने गई तो इस बार भी हमने सिर्फ 10 मिनट बात की। जाने से पहले, जब उनका ध्यान नहीं था, मैंने चुपके से अपने सारे सेविंग्स वाला एक बैंक कार्ड टेबल पर रखी एक बुक के अंदर छुपा दिया। शायद ये आखिरी बार था जब मैं उनसे मिलने आई थी। जब मैं गुड बाय कह रही थी तो मेरी माँ ने मुझे फिक्र के साथ देखा। न्यान न्यान, तुम बहुत पतली हो गई हो, अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। मैं धीरे से मुस्कुराई। थैंक यू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। माँ ने एक अच्छी लाइफ जी थी। उन्होंने मेरे फादर से कभी प्यार नहीं किया था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह मुझे कोई स्पेशल फेवर करती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और मुझे एक एडल्ट बनने तक हेल्दी तरीके से पाला। बाद में फादर का बिजनेस फेल हो गया और उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े। इसके अपोजिट माँ को अपनी खुद की हैप्पीनेस मिल गई। उन्होंने उस आदमी से शादी की जिससे वह सच में प्यार करती थी। उनका एक छोटा बेटा हुआ और अब वे तीनों एक पीसफुल और हार्मोनियस फैमिली थे। उस रात संसुई जल्दी घर आ गया। ठीक उसी समय जब मैंने डिनर रेडी किया था, वह दरवाजे से अंदर आया। टेबल पर रखे खानों से अभी भी भाप निकल रही थी। काफी समय हो गया था जब हमने इस तरह साथ में मील शेयर किया था। जब से सुतांग देश वापस आई थी, वह लगातार बिजी रहने लगा था। संसुई को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली थी। वह खाना खाते समय कभी बात नहीं करता था और मील के दौरान एक शब्द भी नहीं बोलता था। पहले मुझे यह बहुत ब्यूटीफुल लगता था कि दो लोग बिना कुछ बोले एक साथ बैठ सकते हैं। वह बहुत शांत और एलिगेंट तरीके से खाता था। भूख पूरी तरह से गायब हो जाने के कारण मैंने मुश्किल से 2 निवाले खाए। मेरे पेट का वो धीमा दर्द फिर से शुरू हो गया। उसी समय न्यान न्यान सेकंड फ्लोर से नीचे आई और टेबल के नीचे छिप गई। मैंने अपने चॉपस्टिक्स रख दिए। संसुई ने मेरी तरफ एक लुक दिया। मैं डॉग के बाउल में थोड़ा और फूड डालने जा रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया। न्यान न्यान का छोटा सा कॉर्नर सेकंड फ्लोर पर एक स्टोर रूम में था, जिसे मैंने खुद उसके लिए सेट किया था। उसका बाउल खाली था। मैंने उसे और फूड सर्व किया और वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए खाने लगी।
मैंने कुछ देर उसे देखा और मेरा मूड थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अचानक मेरे पेट की तकलीफ और बदतर हो गई। एक अजीब सी फीलिंग मेरे गले तक आ गई। मैंने अपने हाथ से मुंह ढक लिया। जब मैंने हाथ हटाया तो अपनी हथेली पर खून के धब्बे देखकर मेरा दिल बैठ गया। नियान नियान ने तुरंत खाना बंद कर दिया। वह मुड़ी और दौड़कर मेरे पैरों के पास आई और धीरे धीरे रोने लगी। मैंने एक टिश्यू निकाला, उस निशान को साफ किया, उसे डस्टबिन में फेंका और झुककर उसके सिर को सहलाया। मैं ठीक हूँ। वह 2-4 बार और रोई। अब वह खाना भी नहीं खाना चाहती थी और मुझसे सटकर खड़ी हो गई। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और वह तुरंत शांत हो गई। बार बार मेरी चेस्ट से अपना सिर रगड़ने लगी। तभी मैंने दरवाजे से संसुई की आवाज़ सुनी। वह फ्रेम का सपोर्ट लिए खड़ा था और बहुत सॉफ्टली कह रहा था, पहले आकर डिनर फिनिश करो। सच तो यह था कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को थोड़ा और खाने के लिए फोर्स किया। इसके बाद संसुई किचन में बर्तन धोने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने मुझे सोफे पर बैठकर नियान नियान को गले लगाए हुए पाया। वह मेरे पास बैठ गया। नियान नियान, आजकल मैं बहुत बिजी रहा हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें एक आइलैंड पर वेकेशन के लिए ले चलूंगा। तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है। संसुई के साथ एक आइलैंड पर ट्रेवल करना हमेशा से मेरी विश लिस्ट में था। हमारी शादी के बाद हमारा कभी हनीमून नहीं हुआ था। हम बस हमेशा की तरह काम करते रहे और जीते रहे। जब हमारा रिलेशन बेहतर हुआ तो मैंने कई बार उसके साथ एक लेट हनीमून के रूप में उस ट्रिप पर जाने का सपना देखा था, लेकिन वह हमेशा बहुत बिजी रहता था और उसे पोस्टपोन करता रहता था। अब वह खुद पहले यह प्रपोज कर रहा था। उसने अनजाने बनने का नाटक करते हुए मुझसे पूछा, अगले वेडनेसडे को एक गाला इवेंट है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मेरे साथ चलो। मैंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। संसुई ने इंसिस्ट नहीं किया, बस अपना सिर हिला दिया। सुतांग अभी अभी देश वापस आई थी और इस सोशल सर्कल में उसके अभी बहुत कम कनेक्शंस थे। वह ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देगी। अगर वह उससे कहेगी तो संसुई कभी मना नहीं करेगा। नियान नियान, जो मेरे पैरों पर आराम कर रही थी, ने 2 छोटी आवाजें निकाली। मैंने उसके सिर को सहलाया। बस संसुई ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं उस गाला में आऊंगी। और मैं गई। मैं सबसे कोने वाले हिस्से में खड़ी थी, पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस, जैसे एक सिंपल स्पेक्टेटर। संसुई को ढूंढना बहुत आसान था। मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक उसका पीछा किया था। एक भीड़ में भी मैं उसे एक सिंगल नजर में पहचान सकती थी। वह लंबा, हैंडसम और बहुत ही एलिगेंट था। जिस औरत ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल रखी थी वह ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और स्टनिंग थी। वह सुतांग थी। मैंने उन्हें भीड़ के बीच मूव करते हुए, बातें करते हुए और पूरी नेचुरलिटी के साथ मुस्कुराते हुए देखा। वे एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। हालांकि मैंने कई बार इस सीन को इमेजिन किया था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने पर मेरी चेस्ट में एक भारीपन महसूस होने लगा। कोई संसुई के पास आया, उसकी पीठ थपथपाई और मेरी डायरेक्शन में इशारा किया। संसुई ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मैंने कोई बहुत एलिगेंट ड्रेस नहीं पहनी थी। मेरा शरीर लगातार पतला होता जा रहा था। मैं काफी समय से आईना देखने से बचती थी, ताकि यह न देख सकूं कि मैं कितनी कमजोर और डल दिखने लगी हूं। मैं जानती थी कि उसने मुझे देख लिया है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए, भीड़ से अलग। हम दूर से एक दूसरे को देखते रहे। मैं बस उसे खामोशी से ऑब्जर्व कर रही थी। मैं रोई नहीं और मैं मुस्कुराई भी नहीं। जब मैंने देखा कि उसके एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं और सुतांग की बाह थामे हुए भी वह मेरी तरफ आने के लिए तैयार दिख रहा है, तो मैंने उसे एक हल्की स्माइल दी। फिर मैं मुड़ी और वहां से चली आई। जब मैं घर पहुंची तो मैं उस रूम में वापस आ गई जो हमेशा से मेरा था। मेरे अंदर इमोशंस का सैलाब उमड़ रहा था। मेरा दिमाग एक कंप्लीट मेस था। आखिरकार मैं और ज्यादा शांति का नाटक करने में इनकैपेबल हो गई। अपने हाथ के एक झटके से मैंने डेस्क पर रखी हर चीज नीचे गिरा दी। ऑब्जेक्ट्स शोर करते हुए फर्श पर गिर गए। शेल्फ के कॉस्मेटिक्स, वो छोटे छोटे गिफ्ट्स जो संसुई ने मुझे दिए थे, ब्लॉक्स के वो खिलौने जो हमने साथ मिलकर बनाए थे, मैं एक एक करके उन्हें हटाती गई। बहुत जल्द फर्श पूरी तरह से बिखर गया। ये बिल्कुल मेरे टुकड़ों में टूटे हुए दिल जैसा था। जब मैं शांत हुई तो उस इमोशनल एक्सप्लोजन का बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। नियान नियान मेरे पैरों के पास धीरे से रो रही थी। अपना छोटा सा शरीर मुझसे रगड़ रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह मेरी चेस्ट से लगकर बिल्कुल स्टिल रही। कुछ देर पहले का वो इम्पल्स अब गायब हो चुका था। मेरे अंदर सिर्फ एक बड़ा खालीपन बचा था। जब संसुई घर लौटा तो मैंने पूरा कमरा ठीक कर दिया था। वह मुझसे बात करना चाहता था। मैं सोफे पर बैठकर एक स्माइल के साथ उसे देख रही थी। मैं जानती थी कि वह एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि उसे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। मैंने 4 साल उसका साथ दिया था। हर तरह की सोशल मीटिंग्स में मैंने ही उसे लोगों से कनेक्ट होने में हेल्प की थी। संसुई कभी बोलने में अच्छा नहीं था। धीरे धीरे मैंने ही उसे सिखाया था कि दूसरों के साथ कैसे डील करना है और सोशल रिलेशंस को कैसे संभालना है। अब वह इस तरह के इवेंट्स में बहुत कंफर्टेबल होकर मूव करता था। हालांकि जब हम अकेले होते थे वह अब भी बहुत कम बोलने वाला इंसान था। पहले मैं सोचती थी कि मैं उसकी हर बात से प्यार करती हूँ। अब मुझे समझ आया कि शायद मेरे साथ उसके पास कहने के लिए कभी कुछ ज्यादा था ही नहीं। मुस्कुराते हुए मैंने उसके बोलने से पहले ही उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि सुतांग अब भी देश वापस आई है।
और यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती। तुम उसे गाला में ले गए क्योंकि तुम उसकी हेल्प करना चाहते थे। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। संसुई ने बिना कुछ कहे मुझे देखा। हमारी नजरें मिली। मैं अब भी उसे बहुत प्यार से देख रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार उसने अपनी नजरें हटा ली। अचानक उसने मुझे बहुत जोर से गले लगा लिया, बहुत टाइट। नियान नियान, तुम पतली हो गई हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चंदन की खुशबू और गार्डेनिया के हल्के परफ्यूम के मिक्सचर ने मुझे घेर लिया। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। अगली सुबह हमेशा की तरह मैं उसे काम पर भेजने के लिए दरवाजे तक छोड़ने आई। मुझे लगा कि वह तुरंत चला जाएगा, हालांकि संसुई लिविंग रूम में ही रुक गया। नियान नियान, मैं टाई पहनना भूल गया। मैं थोड़ी हेल्पलेसनेस के साथ मुस्कुराई। मैं सेकंड फ्लोर पर गई, रैंडमली एक टाई चुनी और उसे देने के लिए नीचे आई, लेकिन संसुई ने उसे हाथ में नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। इसे पहनने में मेरी हेल्प करो। बिना एक शब्द बोले मैंने बहुत केयरफुली उसकी टाई बांधी। जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, मुझे फील हुआ कि एक हाथ ने मेरी कमर को जेंटली होल्ड कर लिया है। जब मैं कुछ बोलने ही वाली थी तब उसने मुझे बहुत सॉफ्टली गले लगा लिया। जब हम अलग हुए तो उसने मेरे फोरहेड पर एक किस किया। मुझे अपने होठों पर एक हल्की सी गुदगुदी फील हुई। मैं जा रहा हूँ। नियान नियान, रास्ते में ध्यान रखना। दोपहर में मेरी सुतांग से मीटिंग फिक्स थी। अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे का था। मैं बिल्कुल टाइम पर कैफे पहुंच गई थी, लेकिन मुझे आधे घंटे तक उसका वेट करना पड़ा, जिसके बाद वह बहुत आराम से वहां आई। सुतांग बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने हमेशा एक शांत और बिना किसी परेशानी वाली लाइफ जी थी। यहाँ तक कि डिवोर्स लेने और देश वापस आने के बाद भी संसुई हर तरह से उसकी केयर करता था। इसके अपोजिट थकान की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। मैं बहुत पतली हो गई थी और मेरा लुक दिन ब दिन पेल होता जा रहा था। नियान नियान, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? रियलिटी में हमारा रिलेशन कभी क्लोज नहीं रहा था। ज्यादा से ज्यादा हम कॉलेज के पुराने क्लासमेट्स थे। फिर भी वह हमेशा मेरा नाम इतनी नेचुरलिटी से लेती थी। टेबल पर रखी फ्रूटी अभी भी वैसी ही थी। मैंने उसकी एक चुस्की भी नहीं ली थी। ग्लास की कोल्डनेस मेरे दिमाग को पूरी तरह से क्लियर रख रही थी। सुतांग ने ड्रिंक की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने वेटर को बुलाया। एक आइस अमेरिकनो कॉफी प्लीज। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट सन को भी यह पीना बहुत पसंद है। पहले मुझे यह पसंद नहीं था, लेकिन आजकल मुझे भी इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा है। मैंने बिना कोई जवाब दिए अपनी ड्रिंक का एक छोटा सा सिप लिया। सुतांग अभी भी बहुत स्वीटली मुस्कुरा रही थी। मुझे सबसे पहले ये इन्फॉर्म करने वाली कि वह देश वापस आ गई है वह खुद ही थी। इतने सालों तक कोई कांटेक्ट न होने के बाद अचानक उसने मुझे वीचैट पर ऐड किया था। हालांकि वह बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में छिपे प्राइड को छुपाना इम्पॉसिबल था। जैसे वह मुझसे कहना चाहती हो, मैं वापस आ गई हूँ। फ्रूट टी की स्वीटनेस गायब हो गई और सिर्फ एक हल्का कड़वा टेस्ट रह गया। सुतांग की कॉफी अभी तक नहीं आई थी। वह लगातार मुझे देख रही थी। नियान नियान, इस बारे में बात करें तो मुझे अभी भी तुम्हें थैंक यू कहना है। मैं उसके मुंह से अपना नाम और ज्यादा नहीं सुनना चाहती थी। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के फ्रूट टी का ग्लास उठाया और उसे पूरा उसके सिर पर पलट दिया। लिक्विड एक झटके में गिरा और उसने सुतांग को पूरी तरह से भिगो दिया। बहुत ही शांति के साथ मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। सुतांग, मेरे सामने यह नाटक करना बंद करो। तुम सिर्फ संसुई की वजह से वापस आई हो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि वह तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम जो चाहती हो वह यह है कि तुम फिर से उसके पास आ जाओ, राइट? सुतांग की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से अपना चेहरा साफ किया और शांति से जवाब दिया, नियान नियान, लव को फोर्स नहीं किया जा सकता। मैंने उसे फिक्स होकर देखा। अचानक मैं मुस्कुराई। तुम ठीक कह रही हो। मैंने एक छोटा सा पोज लिया और कहा, सुतांग, क्यों ना हम एक बेट लगाएं? उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। अगर तुम जीत गई तो संसुई के पास की यह जगह तुम्हारी होगी और मैं बिना कोई कड़वाहट रखे पीछे हट जाऊंगी। सुतांग मुस्कुराई। ठीक है, ये तुमने ही कहा है। जब संसुई वापस आया तो मैं अपनी डायरी लिख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने पेन रख दिया और नोटबुक छुपा दी। आजकल वह काफी जल्दी घर आ रहा था। कभी कभी तो वह रात को नियान नियान को वॉक पर ले जाने में मेरा साथ भी देता था। उस रात मैं बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। अचानक वह पास आया और मुझसे सटकर बैठ गया। मैंने उसके चेस्ट पर अपना सिर रख दिया, उसके शरीर की वार्मथ को फील करते हुए। उसने अपनी चिन्ह मेरे सिर पर टिका दी और मेरे साथ पढ़ने लगा। वह बुक एक ऐसे कपल के बारे में थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर्ट और लगातार होने वाले सेपरेशन से गुजर रहे थे। मेरी कमर पर लिपटी उसकी बांह थोड़ी टाइट हो गई। मैंने न जानने का नाटक किया और पेज पलट दिया। प्रोटोगोनिस्ट्स सफर कर रहे थे, अलग हो रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, फिर से मिल रहे थे और आखिरकार साथ आ गए थे। जब मैंने बुक खत्म की तब तक आधी रात हो चुकी थी। मुझे याद आया कि मैं अपनी स्लीपिंग पिल्स कमरे में ही भूल गई थी। जैसे ही मैंने उसकी बाहों से उठने की कोशिश की, उसने मुझे नहीं छोड़ा। कमरा इतना शांत था कि मेरे हार्ट बीट की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। संसुई ने अपना चेहरा मेरे कंधे पर छुपा लिया। एक अजीब सी सॉफ्ट आवाज में उसने मरमर किया, पहले तुम कभी मेरा पूरा नाम नहीं लेती थी।
मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि पहले वह भी मुझे नियान नहीं कहता था। वह हमेशा बहुत डिस्टेंट और पोलाइट तरीके से मुझे मिस जिन कहता था। टर्नआउट कि हम दोनों बदल चुके थे। मैं धीरे से मुड़ी और उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी। मुस्कुराते हुए मैंने फुसफुसाया, संसुई। उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा। पास आने से पहले उसकी आंखों ने बहुत डेलिकेटली मेरे चेहरे को स्कैन किया। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संसुई इतना अफेक्शन दिखा सकता है। लेकिन अगर वह सच में मेरी इतनी केयर करता था तो वह सुतांग के लिए इतना परेशान क्यों रहता था। सुतांग से मेरी मीटिंग को 1 हफ्ता हो चुका था। हमारी मैरिज एनिवर्सरी और पास आ रही थी और संसुई मुझसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार जता रहा था। मेरी डायरी का 100वां दिन ठीक हमारी एनिवर्सरी से मैच कर रहा था। उसे मेरी वो पुरानी बात याद थी जो मैंने कभी बिना किसी इंपॉर्टेंस के कही थी। उस दिन वह बहुत जल्दी घर आ गया। उसने पूरी दोपहर अकेले किचन में खाना बनाने में लगा दी। मैं नियान के साथ वॉक पर बाहर गई थी। जब मैं वापस आई तो घर बहुत ही वार्म और कोजी तरीके से डेकोरेटेड था। टेबल डिलीशियस डिशेज से भरी थी। संसुई एक तरफ खड़ा था। उसके होठों पर एक हल्की स्माइल थी। जिस लुक से वह मुझे देख रहा था वह बहुत ही टेंडर था। वेलकम होम नियान। वहाँ रोजेस थे, म्यूजिक था। ये एक क्लासिक अरेंजमेंट था, यहाँ तक कि थोड़ा क्लीशे भी, लेकिन बहुत ज्यादा रोमांटिक था। शैंपेन की बोतल के नीचे 2 एयर टिकट्स थे। डिपार्चर डेट परसों की थी। मैंने टिकट्स देखे, फिर संसुई की तरफ अपनी आंखें उठाई और मुस्कुराई। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था जब तक कि सुतांग का फोन नहीं बज उठा। रोमांटिक माहौल तुरंत फ्रीज हो गया। संसुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। क्या तुम एक मोमेंट के लिए आ सकते हो? संसुई ने मुझे देखा। सिर्फ उस एक लुक की जरूरत थी। उसी पल मैं उसका डिसीजन समझ गई। नियान, आई एम सॉरी। मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ दूंगा और तुरंत वापस आऊंगा। मुझे देर नहीं होगी। मैंने उसे सीधे देखा। क्या तुम नहीं जा सकते? संसुई खामोश रहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। उसके होठों से स्माइल गायब हो गई। वह फिर से 4 साल पहले जैसा कोल्ड मैन बन गया। वह संसुई जिसे मैं तब मुश्किल से जानती थी ने आखिरकार कहा, मैं तुरंत वापस आऊंगा। मैं अपनी एनिवर्सरी मिस नहीं करूंगा। हम कुछ मोमेंट्स तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। आखिरकार मैंने हार मान ली। ठीक है। संसुई मुड़ा और दरवाजे की तरफ वॉक करने लगा। मैं लिविंग रूम में खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखती रही। बाहर निकलने से पहले उसने अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। मैं अभी भी मुस्कुरा रही थी, कई और बार की तरह, एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ की तरह। रास्ते में ध्यान रखना, ठीक है। मैंने उसे रात के अंधेरे में गायब होते देखा। स्पीकर्स पर म्यूजिक अभी भी बज रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ी और उसे ऑफ कर दिया। लिविंग रूम पूरी तरह खामोश हो गया। इसके बाद मैं अपने रूम में वापस आ गई। मैं जानती थी कि उस रात संसुई वापस नहीं आएगा। मैं जानती थी कि सुतांग ये बेट जीत चुकी थी, लेकिन मैं भी हारी नहीं थी। मैं अपने रूम में आई, दरवाजा लॉक किया, दराज से अपनी डायरी निकाली और उसे लास्ट पेज पर ओपन किया। जब मैंने पेपर पर पेन रखा तो अचानक लिखना बहुत डिफिकल्ट हो गया। मुझे अपनी चेस्ट और पेट दोनों में एक कांस्टेंट प्रेशर फील हो रहा था। मुझे ठंड लग रही थी, एक ऐसी ठंड जो मेरी हड्डियों की गहराई से निकल रही थी। जिस हाथ से मैंने पेन पकड़ा था वह हल्का सा कांप रहा था। फिर भी मैंने बहुत केयरफुली लिखा, 25 अगस्त 2022। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। संसुई ने मेरे लिए कुकिंग की, घर डेकोरेट किया और यहाँ तक कि मुझे एक आइलैंड पर ले जाने के लिए ट्रिप भी प्लान की। लेकिन सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही सुतांग का फोन आ गया और संसुई उसे ढूंढने चला गया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे लगता है कि आखिर में मैं आइलैंड नहीं जा पाऊंगी। गुड बाय संसुई। एक आंसू पेपर पर गिरा जिससे इंक थोड़ी फैल गई, लेकिन मेरे दिल में अब ज्यादा दर्द नहीं बचा था। जो मैं फील कर रही थी वह था सिर्फ थकान और रिलीफ। मैं इतने सालों से सिर्फ उस लव के सपोर्ट पर जी रही थी जो मैं संसुई के लिए फील करती थी। धीरे धीरे वह सिंसियरिटी और डिवोशन पूरी तरह से खत्म हो गए। अब सिर्फ एक खाली शरीर बचा था, जैसे एक मोमबत्ती जो आखिर तक जल चुकी हो और अब फिर से लाइट नहीं दे सकती। संसुई के लिए बची हुई आखिरी होप भी उस दिन पूरी तरह गायब हो गई। मैं सब कुछ किसी स्पेशल तरीके से खत्म नहीं करना चाहती थी, बस मेरा शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची थी। मैं बस अपनी लाइफ का यह आखिरी रास्ता खामोशी से तय करना चाहती थी। टेबल पर सिर्फ मेरी डायरी ही नहीं थी, वहां वो रेसिपी बुक भी थी जो मैंने स्पेशली उसके लिए तैयार की थी। संसुई का पेट बहुत डेलिकेट था और वह खाने को लेकर बहुत चूजी था। उन 4 सालों के दौरान मैंने एक एक डिश करके उन टेस्ट्स को डिस्कवर किया था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थे। ये आखिरी गिफ्ट था जो मैं उसके लिए छोड़ना चाहती थी। मैं शांति से बेड पर लेट गई, अपने दोनों हाथ शरीर के साइड में रखकर। मैंने नींद और एग्जॉशन के मुझे घेरने का वेट किया। कमरा पूरी तरह से साइलेंट था। सिर्फ दरवाजे के दूसरी तरफ से नियान के रोने की हल्की आवाजें आ रही थीं। वह बार बार खुद को दरवाजे पर मार रही थी, अंदर आने की कोशिश में। वे थपकी जैसी आवाजें बहुत म्यूट थीं। मैंने सीलिंग को देखा। धीरे धीरे मैं अपना कॉन्शियसनेस खोने लगी। अचानक संसुई को एक इतनी तेज एंग्जाइटी फील हुई जिसने उसकी चेस्ट को भींच दिया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज खोने वाला हो।
बिल्कुल उस बैंक्वेट वाले दिन की तरह जब उसने नियान नियान को दूर से देखा था, जो इतनी पेल और थिन लग रही थी कि लगा जैसे किसी भी मोमेंट गायब हो जाएगी। उस पल उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट आया था, उसे होल्ड करो, उसे मत जाने दो। लेकिन वह मुड़ी और चली गई। जब संसुई घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी। लिविंग रूम की लाइट्स अभी भी ऑन थी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। वह बस जल्द से जल्द उसे देखना चाहता था, लेकिन वह बेडरूम में नहीं थी, स्टडी रूम में भी नहीं थी, और न ही उस कमरे में थी जहां वह पहले रहती थी। टेबल पर रखा खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसे किसी ने टच तक नहीं किया था। लिविंग रूम के एक कोने में नियान नियान का बास्केट फर्श पर सूना पड़ा था। सेन नियान के रोज पहनने वाले कई कपड़े भी गायब थे, और पप्पी नियान भी वहां नहीं थी। संसुई को लगा कि सेन नियान नाराज हो गई है। वह बस गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। उसने सोचा कि जब कुछ दिनों में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह घर लौट आएगी, तब वह उससे ठीक से सॉरी बोल देगा। हालांकि कई दिन गुजर गए और सेन नियान कभी वापस नहीं आई। उसका फोन ऑफ था। कंपनी में जाने पर उसे बताया गया कि उसने 3 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया था। जब वह उसकी माँ को ढूंढने गया तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। प्लीज उससे कहना कि जब उसके पास टाइम हो तो आकर अपना बैंक कार्ड ले जाए। मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है, वह इसे अपने पास ही रखे। माँ का बिहेवियर पोलाइट था, लेकिन पूरी तरह से डिस्टेंट था। तब जाकर संसुई को समझ आया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक अनजाना डर उस पर पहले से कहीं ज्यादा जोर से हावी हो गया। उसने सेन नियान का ठिकाना इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसने उसके सोशल मीडिया, उसके ट्रेवल रिकॉर्ड्स और जो कुछ भी वह ढूंढ सकता था सब छान मारा। उसने डिस्कवर किया कि इस पूरे समय में उसकी लाइफ एक्सट्रीमली सिंपल रही थी। वह हर सुबह फूड खरीदने निकलती थी, डॉग को वॉक कराती थी और कभी कभी कार चलाकर एक हॉस्पिटल जाती थी। संसुई कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। जब उसने सारे क्लूज को एक साथ जोड़ा तो आंसर प्रैक्टिकली उसके सामने था, लेकिन वह इस पर यकीन करने से मना कर रहा था क्योंकि उसने उसे कभी कुछ नहीं बताया था। वह उसे ढूंढने के लिए पागल हो गया। 1.5 महीने तक वह उन सभी जगहों पर गया जहां वह हो सकती थी, जब तक कि एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल नहीं आई। लाइन के दूसरी तरफ वाले पर्सन ने उससे कहा, सेन नियान अब इस दुनिया में नहीं रही। सेन नियान की डेथ एक आइलैंड पर बने एक रिकवरी सेंटर में हुई थी। जब संसुई वहां पहुंचा तो उसकी अस्थियां पहले ही समंदर में बिखेरी जा चुकी थीं। उसे रिसीव करने वाली पर्सन जाओ मियान थी, वो केयर टेकर जिसने सेन नियान के आखिरी दिनों में उसका साथ दिया था। झाओ मियान का बिहेवियर उसके प्रति पूरी तरह से कोल्ड था। जिस रूम में सेन नियान रही थी उसके अंदर जाकर उसने संसुई को कुछ नोटबुक्स सौंपी। ये सिस्टर नियान नियान की डायरियां और उनके कुछ नोट्स हैं। उन्होंने मुझसे इन्हें जलाने को कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें पढ़ना चाहिए। जाने से पहले झाओ मियान ने उसे एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा हेट था जिसे छुपाना इम्पॉसिबल था। संसुई उस कमरे में पूरी दोपहर बैठा रहा। खिड़की से सूरज की वार्म लाइट अंदर आ रही थी और पूरे रूम को रोशन कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पास सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। आधी रात बीतने के बाद आखिरकार उसने डायरी ओपन की और तब जाकर उसे उन सभी डिटेल्स का एहसास हुआ जिन्हें उसने इग्नोर करने का डिसीजन लिया था। वो सारी नाइंसाफियां, वो सारा दर्द, जो कुछ भी उसने पूरी तरह अकेले सहा था। 18 मई 2022। आज मैं संसुई के लिए लंच लेकर कंपनी गई थी। वहां मेरी मुलाकात सुतांग से हुई। वह बिल्कुल पहले जैसी ही है। जो ब्रेकफास्ट मैंने संसुई के लिए बनाया था आखिर में उसे सुतांग ने खा लिया। मुझे थोड़ा सैड फील हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा जो चीज मैं संसुई को दे देती हूँ वह उसकी हो जाती है। वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। 21 मई 2022। आज मैं माँ से मिलने गई थी। वह बहुत हैप्पीली जी रही हैं। मैं उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने बेहतर सोचा। माँ को अपनी हैप्पीनेस मिल चुकी है, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वापस आते समय मुझे संसुई, सुतांग और एक छोटा पप्पी मिले। मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती थी। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने संसुई के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते देखे। फिर भी मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मैं उसका क्या नाम रखना चाहती हूँ। मैंने उसका नाम नियान नियान रखा। 22 मई 2022। कल रात सोने से पहले मैंने संसुई से पूछा कि क्या उसने मुझसे जो प्रॉमिस किया था वह अब भी वैलिड है। उसने हाँ में जवाब दिया। काश मैं थोड़ी और बेवकूफ होती तो मैं ये नोटिस नहीं कर पाती कि वह कैसे मेरी नजरों से बच रहा था। संसुई, जो इंसान एक सच्चे दिल को धोखा देता है वह हमेशा रिग्रेट के साथ जीता है। 25 मई 2022। आज मैंने संसुई को वीचैट मोमेंट्स पर देखा। वह सुतांग द्वारा पब्लिश की गई एक फोटो में था। टेक्स्ट में लिखा था, कितनी लकी हूं कि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड है। मुझे भी लगा कि यह कुछ अच्छा है, इसलिए मैंने उसे लाइक कर दिया। 19 जून 2022। संसुई दिन ब दिन बिजी होता जा रहा है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि रात को उसका वेट ना करूं। वह मेरी लाइफ में कम और सुतांग की पोस्ट्स में लगातार दिखाई दे रहा है। मुझे उससे जेलसी होती है। जब वह छोटी थी उसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे और अब हमेशा कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसके अपोजिट मुझे लगता है कि मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं। 25 जून 2022। अब मैं सो नहीं पाती। मैं पूरी रात जागकर बिताती हूँ। मेरा शरीर भी लगातार बदतर होता जा रहा है।
मुझे खड़े होने में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है और यहाँ तक कि सांस लेना भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। 5 जुलाई 2022। लेटना भी उतना ही पेनफुल है जितना खड़ा होना। आईने में जो औरत मुझे दिखती है उसका लुक बहुत खराब है। संसुई ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ एक गाला इवेंट में चलना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने काफी समय से खुद को आईने में नहीं देखा है। मैं ठीक से सो नहीं पाती, मैं खा नहीं पाती। हर दिन मैं और पतली और डल होती जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी आखिरी याद मेरा इतना मिजरेबल रूप हो। 11 जुलाई 2022। आखिरकार मैं गाला में चली ही गई। संसुई और सुतांग साथ थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैं पहले से प्रिपेयर्ड थी, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखना हर्ट कर गया। बाद में संसुई ने मुझे देखा और पास आना चाहा, लेकिन मैं ही थी जो पहले वहां से चली आई। 18 जुलाई 2022। मेरा शरीर और भी खराब फील कर रहा है। मैं सो नहीं सकती, यहाँ तक कि खाना खाना भी मुझे बीमार जैसा फील कराता है। 22 जुलाई 2022। आज मेरा मूड बहुत खराब था। अनजाने में मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। 26 जुलाई 2022। खाना खाने के बाद मुझे और भी बुरा लगा। अब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मैं हॉस्पिटल गई ताकि सोने की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ले सकूं। 30 जुलाई 2022। आज मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं लगभग बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली, मैंने वीचैट की पोस्ट्स देखी। मैंने देखा कि सुतांग समंदर किनारे गई थी। लास्ट फोटो में संसुई का हाथ दिख रहा था। उसने अभी भी हमारी शादी की अंगूठी पहन रखी थी। 15 अगस्त 2022। आज मैंने सुतांग को देखा। वह बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत समय से आईना नहीं देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खराब दिख रही होंगी। 20 अगस्त 2022। सोने की दवाइयां अब कम असर कर रही हैं। डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी। मैंने रिफ्यूज कर दिया। मेरा इरादा कभी भी आखिर तक रेजिस्ट करने का नहीं था। 25 अगस्त 2022। मुझे लगता है कि सच में मेरा टाइम आ गया है। वह नियान नियान ही थी जो हमेशा मेरे साथ रही। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मेरे पास बैठी रही, धीरे धीरे रोती रही, मुझे छोड़कर जाने से मना करती रही। अपनी बची कुची ताकत से मैं हेल्प बुलाने में कामयाब रही। कुछ घंटों बाद मेरी आंख खुली। मेरे हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। मेरे बेड के सामने एक नर्स थी। नियान नियान कहाँ है? मैंने उठने की कोशिश की। मेरा शरीर मुश्किल से रिस्पॉन्ड कर रहा था। नर्स ने मुझे संभाला। मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम मूव नहीं कर सकती। मैं वापस जाना चाहती हूँ। नियान नियान यहाँ नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। जब मैं घर पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। मेरे फोन पर संसुई के कई मैसेजेस थे। मैंने उन्हें पढ़ा तक नहीं, सीधे उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो छोटी व्हाइट पप्पी मेरी बाहों में कूद गई। नियान नियान लगातार मुझसे सट रही थी। वह धीरे धीरे रोते हुए बार बार मेरा चेहरा चाट रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया और अचानक मेरे आंसू बहने लगे। वो सारे इमोशंस जो मैंने इतने समय से दबा कर रखे थे, एक झटके में फट पड़े। मैं लिविंग रूम के ठंडे फर्श पर बैठकर उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। आखिर में मैंने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया और एक ऐसी आवाज में जो सिर्फ वह और मैं सुन सकते थे, मैंने उससे कुछ शब्द फुसफुसाए। ऐसा लगा जैसे वह मुझे समझ गई हो। उसने मुझे फिक्स होकर देखा और धीरे धीरे अपने मुंह से मेरे चेहरे के आंसू पोंछने लगी। उसी रात मैंने एक आइलैंड के लिए ट्रेवल किया और एक रिकवरी सेंटर में सेटल हो गई। वहां की लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने हमेशा इमेजिन की थी, एकदम पीसफुल। दिन में मैं नियान नियान के साथ बीच पर खेलती थी और गांव के लोगों से बातें करती थी। रात में मैं समंदर के किनारे वॉक करती थी। मुझे हमेशा से ओशन पसंद था। बस उसे देखने भर से मेरे दिल को शांति मिल जाती थी। मैंने एक केयरटेकर को हायर किया। वह झाओ मियान नाम की एक यंग लड़की थी। वह बहुत हार्ड वर्किंग, काइंड और कैपेबल थी। कुछ दिनों तक मेरी केयर करने के बाद उसने नोटिस किया कि मेरी हेल्थ नॉर्मल नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या बीमारी है। एक टर्मिनल इलनेस। सिस्टर नियान नियान, तुम्हारी उम्र अभी मुश्किल से 20 साल से थोड़ी ज्यादा है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियां अक्सर जल्दी इम्पैथाइज कर लेती हैं। हालांकि हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे। मैं मेरे लिए उसका सच्चा दुख फील कर सकती थी। ये बहुत हार्ड होगा ना सिस्टर नियान नियान। रियलिटी में मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। मुझे लगता था कि अब मुझ में ज्यादा दर्द नहीं बचा है। लेकिन जब उसने बहुत केयर के साथ मेरा हाथ थामा और दोबारा बहुत धीमी आवाज में पूछा, ये बहुत हार्ड होगा ना, तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। हाँ, ये बहुत हार्ड था। ये वर्ड्स किसी ऐसे इंसान द्वारा सुने जाने चाहिए थे जो मुझसे प्यार करता हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं यह कह सकूं। मैं यह फादर को नहीं बता सकती थी, माँ को भी नहीं, और संसुई को तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार पहली पर्सन जिसके सामने मैंने ये कन्फेस किया वह कोई ऐसी थी जिससे मैं अभी अभी मिली थी। मैंने ज्यादा ट्रीटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए। मैं बस सिम्पटम्स को कम करने की मेडिसिन लेती थी ताकि थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकूं। दिन गुजरते गए। मैं और पतली होती जा रही थी। कभी कभी मैं आईने में देखती थी। रिफ्लेक्शन में दिखने वाले पर्सन का चेहरा बहुत पेल और कमजोर था। उसे देखना मुश्किल था। मेरी लाइफ एक ऐसे फूल जैसी थी जो धीरे धीरे मुरझा रहा हो। धीरे धीरे मैं वॉक करने में इनकैपेबल हो गई। हर दिन वह मुझे व्हील चेयर पर बाहर ले जाती थी ताकि मैं सनलाइट ले सकूं। हम नियान नियान को घास पर दौड़ते और खेलते हुए देखते थे।
कभी कभी वह मुझे समंदर की ठंडी हवा फील कराने के लिए बीच पर भी ले जाती थी। नियान नियान ने मेरे लुक की वजह से मुझे कभी रिजेक्ट नहीं किया। वह हमेशा मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन मैं अब उसे ऐसा करने की परमिशन शायद ही कभी देती थी। एक दिन जब जाओ मियान मेरा सामान ठीक कर रही थी, उसे वो शादी की अंगूठी मिली जो मैंने दराज के अंदर छुपा रखी थी। सिस्टर नियान नियान, क्या तुम मैरिड थी? हाँ। तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। क्या तुम्हारा डिवोर्स हो गया? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? मैं हल्का सा मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया, बस मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। आइलैंड पर दिन बहुत तेजी से गुजरे। मेरा शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेडिसिन ने दर्द को कम करना बंद कर दिया था। हर दिन मैं और बदतर फील कर रही थी। मैं मुश्किल से कुछ खा पाती थी। मैं कमरे से बाहर शायद ही कभी निकलती थी। यहाँ तक कि लेटने पर भी मुझे बेचैनी होती थी। झाओ मियान मेरे साथ बैठकर बातें करती थी। वह मुझे गांव की छोटी छोटी कहानियां सुनाती थी। एक दिन उसने मुझे पड़ोस की एक लड़की के बारे में बताया जिसने अपने बॉयफ्रेंड से बहस की थी और डेस्परेशन के एक मोमेंट में उसने खुद को हर्ट करने की कोशिश की थी। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, आखिर कोई खुद को चोट कैसे पहुंचा सकता है, सिर्फ उस इंसान को रोकने के लिए जिससे वह प्यार करता है। मैं कड़वाहट के साथ मुस्कुराई, क्योंकि किसी समय मैंने भी बहुत ज्यादा प्यार किया था, क्योंकि मैं उसे जाने देने या इस बात को स्वीकार करने के काबिल नहीं थी। मैं भी लगभग वैसी ही बनने वाली थी। उस समय मैं बहुत डेस्परेटली चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करे। जो मियान ने मेरा हाथ पकड़ा। बहन नियन नियन, आप इतनी उदास मत होइए। मैं प्यार से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अब मेरे पास नियानान है। फिर मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस लड़की को समझाने की कोशिश करना। समय के साथ हम सब चीजों को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। उसके पास अभी भी एक चांस है। वह फिर से एक नई शुरुआत कर सकती है। मैं थोड़ी देर के लिए रुकी। मैंने दूर समंदर की तरफ देखा और सुकून से मुस्कुराई। लेकिन मेरे पास अब वो चांस नहीं है। इस बार सच में अलविदा कहने का समय आ गया है। मैंने झू मियान से मुझे वॉक पर ले जाने के लिए कहा। रात के वक्त बीच पर बहुत कम लोग थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में रुकते हुए। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। नियन शांति से हमारे पीछे पीछे चल रही थी। जब हम रूम में वापस आए तो नियन मेरे साथ अंदर आना चाहती थी, लेकिन उन आखिरी दिनों में मैंने उसे अपने रूम में आने की परमिशन देना बंद कर दिया था। नियन दौड़कर बेड के कोने तक आई और उछलकर मेरे पास सिमटने की कोशिश करने लगी। मैंने जू मियान से उसे बाहर ले जाने को कहा। वह जाने से मना कर रही थी। वह बार बार उसके हाथों से बचकर इधर उधर भाग रही थी और उसकी धीमी रोने की आवाजें और भी ज्यादा डेस्परेट होती जा रही थी। मैंने उसे देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पुकारा, नियन। मेरी आवाज सुनते ही वह बिल्कुल शांत हो गई। उसने मुझे उदासी और दर्द से भरी आंखों से देखा। मैंने जू मियान की तरफ देखा। वह समझ गई और आखिरकार उसे रूम से बाहर ले गई। दरवाजे के दूसरी तरफ से नियन के रोने की आवाजें कुछ बार और आईं और फिर धीरे धीरे दूर चली गईं। मुझे याद आया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह बहुत गंदी, बेहद कमजोर थी और उसे देखकर बहुत दया आती थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसे चोटें आई थी और दूसरे लोगों ने उसे बहुत एब्यूज किया था। काश मैं उसे और पहले ढूंढ पाती। काश अगले जन्म में मैं नियानान को बहुत पहले अपने घर ला सकूं और काश मैं खुद से भी बहुत पहले प्यार करना सीख सकूं। कई दिनों बाद जब जूमियान ने सेंटर का दरवाजा खोला तो उसने आंगन में एक लंबे और पतले इंसान को इंतजार करते हुए देखा। वह सोंग सुई था। उसने आखिरकार वह जगह ढूंढ ली थी। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कब से खड़ा था। उसके कपड़े बिल्कुल क्रश हो चुके थे और साफ पता चल रहा था कि वह बिना रुके लगातार ट्रैवल करके आया है। उसने बहुत भारी आवाज में कहा, मिस जू, क्या आप मुझे उन जगहों पर ले जा सकती हैं जहां वह अक्सर जाया करती थी? जो मियान खामोश रही। वह सोंग सुई को पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब वह बहन नियन का रूम साफ कर रही थी तो एक बुक नीचे गिर गई। उसके अंदर एक डायरी थी। वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। वह जेन नियन की सीक्रेट लव डायरी थी। सोंग सुई का नाम उसके ज्यादातर पेजों पर लिखा हुआ था। उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो उसने इन दिनों सुने थे, उसने एक साइलेंट लव स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया जो कई सालों तक चली और आखिरकार शादी में बदल गई। तभी उसके सामने खड़े उस आदमी के हाथ में ठीक वैसा ही वेडिंग रिंग दिखा जैसा बहन नियन पहनती थी। तब जाकर वह समझी कि यह कौन है। अगर बहन नियन ने उसी आदमी से शादी की थी जिससे उसने इतने सालों तक प्यार किया था, तो फिर वह अकेली भागकर इस आइलैंड पर क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ था कि मरने से पहले भी वह उसे एक बार भी देखना नहीं चाहती थी? वह इसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह अंदर से उस आदमी से नफरत करने लगी थी। पहली बार उसने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। हालांकि लगातार 5 दिनों तक जब भी वह दरवाजा खोलती, उसे उसी जगह इंतजार करते हुए पाती। आखिरकार जूमियान मान गई। सोंग सुई उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे उस पार्क में गए जहां जेन नियन अक्सर नियन को दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए ले जाती थी। फिर वे उस कैफे में गए जहां वह पूरी दोपहर अकेली बैठी रह सकती थी। बाद में वे उस रोड पर चले जो आइलैंड को घेरती थी और आखिरकार बीच पर पहुंच गए। ये वह जगह थी जहां वह सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। जब नियन खेलकर थक जाती थी
तो वे दोनों एक दूसरे के सहारे बैठकर इस बड़े से समंदर को देखती रहती थीं। वह नज़ारा इतना शांत था जैसे कोई पेंटिंग हो। सोंग सुई ने उन जगहों पर बार बार चक्कर काटे और हर बार इमेजिन किया कि वह वहां कैसी दिखती होगी। 5 दिन बाद उसने फिर से जू मियान का दरवाजा खटखटाया। मिस जू, क्या आप मुझे नियन नियन के बारे में कुछ बता सकती हैं? उस लड़की का चेहरा तुरंत बदल गया। जिस हाथ से उसने हैंडल पकड़ा था वह कांपने लगा। नहीं, वह लड़की जो हमेशा शांत और बेरुखी से बात करती थी, अचानक उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने उसे घूर कर देखा। आप क्या सुनना चाहते हैं मिस्टर सोंग? क्या आप सुनना चाहते हैं कि उसने अपनी बीमारी का दर्द अकेले कैसे सहा? कैसे वह इस दुनिया से बिल्कुल अकेली चली गई, सिर्फ एक छोटे से डॉग के साथ? या आप यह जानना चाहते हैं कि उस बीमारी के सफर ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वह पहचानी भी नहीं जा रही थी? उसने आगे बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। तो मुझे बताइए, जब वह अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक और लाचार पलों से गुजर रही थी, तब आप कहाँ थे? जू मियान की आवाज कांप उठी। अब सू तांग के साथ थे। उसके बाद सोंग सुई आधे महीने तक उसी आइलैंड पर रहा। आखिरकार उसने वह जगह ढूंढ ली जहां नियन रह रही थी। वह उसे अपने साथ ले जाने के इरादे से कई बार वहां गया। चाहे उसने कितने भी पैसों का ऑफर दिया हो, उसकी देखभाल करने वाले लोगों ने हमेशा मना कर दिया। यहां तक कि कई बार तो उन्होंने उसे झाड़ू दिखाकर दरवाजे से भगा दिया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। भले ही उसे भगा दिया जाता, वह अगले दिन फिर वापस आ जाता। 7 या 8 दिन बाद नियन की देखभाल करने वाले आदमी ने उससे पूछा, यह सिर्फ एक नॉर्मल डॉग है, या क्या सच में इसके लिए इतनी जिद करना वर्थ इट है? सोंग सुई काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने जवाब दिया, यह इकलौती चीज है जो मेरी वाइफ मेरे लिए छोड़कर गई है। उस आदमी ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर वह घर के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वह उस छोटे से व्हाइट डॉग को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया। उसने उसे सौंप दिया, इसकी अच्छे से केयर करना। जब तुम कभी उसे दोबारा मिलोगे तो वह तुमसे इस बात की शिकायत करेगी। नियन कभी भी सच में सोंग सुई के करीब नहीं आ पाई। वह उसे वापस घर ले आया। उसका बेड और उसके सारे टॉयज बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे। इसके बावजूद नियन हर दिन उसी रूम में दुबक कर बैठी रहती थी जहां पहले जेन नियन रहती थी। वो एक बॉल की तरह सिमट जाती, न भौंकती, न कोई आवाज करती। ऐसा लगता जैसे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो। सोंग सुई लगातार ऑफिस जाता, घर वापस आता और हमेशा की तरह खाना खाता। बस एक ही डिफरेंस था कि जेन नियन अब उसके साथ नहीं थी। कुछ समय बाद कंपनी में सब लोग बातें करने लगे कि प्रेसिडेंट सोंग बदल गए हैं। पहले वह बहुत कम बोलने वाले इंसान थे और हमेशा उनके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन रहता था, लेकिन अब वह अक्सर स्माइल करते थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर भी वह अपने एम्प्लॉयज को बहुत प्यार से अप्रिशिएट करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट सोंग बिल्कुल बदल गए हैं? क्या यह उनकी वाइफ का इन्फ्लुएंस है या वह आजकल बस बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं? अब जब तुमने ये बात छेड़ी है तो सच में काफी टाइम हो गया है जब से मिसेज सोंग यहाँ नहीं आई हैं। जब 2 फीमेल एम्प्लॉयज रेस्ट रूम में बातें कर रही थीं, सोंग सुई दरवाजे के पास से गुजरा। उन बातों को सुनकर उसके कदम रुक गए। बहुत ही धीमी आवाज में उसने कहा, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद भी नियन हर दिन बाहर जाती थी। वह हमेशा सोंग सुई के ऑफिस से लौटने के बाद ही घर आती थी, लेकिन आते ही सीधे जेन नियन के रूम में चली जाती थी। सोंग सुई सोचने लगा कि वह हर दिन बाहर क्या करती है, इसलिए उसने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। उसने उसे पार्क की तरफ जाते देखा। वह थोड़ी देर सैंडपिट के पास बैठती थी। उसके बाद वह बिल्कुल उसी रास्ते से घर वापस आ जाती थी। शुरुआत में वह समझ नहीं पाया कि वह हर दिन ऐसा क्यों करती है, जब तक कि एक दिन पार्क में एक छोटी बच्ची ने नियन को प्यार से सहलाया और बहुत ही इनोसेंस के साथ पूछा, नियानान, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? उस डॉग ने 2 आवाजें निकाली और फिर से खामोश हो गई। सिर्फ तभी सोंग सुई को असली सच समझ आया। ये वही रास्ता था जिस पर जेन नियन हर दिन उसके साथ वॉक पर जाती थी। उस रात सोंग सुई नियन के पीछे जेन नियन के रूम में गया। वह छोटा डॉग डेस्क के नीचे गया। कुछ सेकंड बाद वह अपने दांतों में मेडिसिन की एक खाली बोतल दबाकर बाहर आया। सोंग सुई ने उसे अपने हाथों में ले लिया। वह सोने की और ट्रैंक्विलाइजर गोलियों का एक खाली कंटेनर था। उसी पल उसे डायरी की एक लाइन याद आई, एक ऐसी लाइन जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी, मैं अब आइलैंड पर नहीं जा पाऊंगी, गुड बाय सोंग सुई। जेन नियन उस दिन इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन नियन आखिरी पल तक उसके साथ रही थी। वह खाली मेडिसिन की बोतल, दरवाजे पर खरोंच के वो छोटे निशान, आंसुओं से धुंधले पड़े डायरी के वो शब्द, वो मैसेजेस जिनका कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला, और वह औरत जो असल में बहुत पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। वो सारे इमोशंस जो उसने इतने लंबे समय से दबाकर रखे थे, अचानक एक साथ बाहर आ गए। पछतावा उसे एक बड़ी लहर की तरह बहाकर ले गया और उसे पूरी तरह से निगल गया। सोंग सुई घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और बार बार अपने दिमाग में उस दिन की हर बात को दोहराने लगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था? कुछ दिनों बाद जो आखिरकार अपने दोस्त को ढूंढने गया। सू तांग ने उसे अनगिनत बार मैसेजेस और कॉल्स किए थे, लेकिन सोंग सुई किसी का भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। कोई और ऑप्शन न होने के कारण जू ने खुद उसके घर जाने का फैसला किया। सोंग सुई ने दरवाजा खोला
उसने सिर्फ एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। उसकी बॉडी से अल्कोहल की हल्की स्मेल आ रही थी। जैसे ही जो ने उसे देखा वह पूरी तरह हैरान रह गया। बिना एक शब्द बोले सोंग सुई मुड़ा और घर के अंदर चला गया। जो उसके पीछे पीछे गया। जब उसने लिविंग रूम देखा तो वह दंग रह गया। वहां शराब की दर्जनों खाली बोतलें बिल्कुल परफेक्टली लाइन से सजी हुई थीं। वहां जरा सा भी बिखराव नहीं था। हर एक चीज बहुत ही केयरफुली अपनी जगह पर रखी हुई थी। सोंग सुई सोफे पर बैठ गया। उसने टेबल से आधी खाली बोतल उठाई और दोबारा पीने ही वाला था। जो ने एक झटके में उसे उससे छीन लिया। सोंग सुई, एक बार में जाग जाओ। इस तरह खुद को बर्बाद करने का क्या मतलब है? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारी बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने अपने दोस्त को सोफे पर पीछे झुकते और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए देखा। जब सोंग सुई दोबारा जागा तो वह पहले से ही हॉस्पिटल में था। उसने सबसे पहले जो को देखा। उसका सिर बहुत भारी था। उसकी यादें टुकड़ों में सामने आ रही थीं। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह बिना रुके लगातार ड्रिंक कर रहा था। वह पीता था, वोमिट करता था और फिर से पीने लगता था। लेकिन चाहे वह कितनी भी अल्कोहल क्यों न ले ले, उसे कभी नशा नहीं चढ़ता था। जो ने अपना फोन एक तरफ रख दिया। उसे जागते हुए देखकर वह उसे डांटने ही वाला था। हालांकि सोंग सुई ने पहले बात की, जेनियन चली गई। वह चली गई। वह कहाँ गई? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वह बीमार थी। उसे क्या बीमारी थी? एक लंबी खामोशी के बाद वह लगभग खुद से ही बात करते हुए आगे बोला, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सूटांग ने मुझे कॉल किया था। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने मुझे उससे मिलने आने के लिए कहा। जब मैं जा रहा था तो जेनियन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ना जाऊं, और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर जो की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जब उसने मुझे देखकर स्माइल की और उस रात मुझे विदा किया तो वह क्या सोच रही होगी। और जब वह घर पर अकेली रह गई, जब वह अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तब वह क्या सोच रही होगी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सोंग सुई बेड पर झटके से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज दर्द से फटी जा रही थी। जो बिना सिर घुमाए चुपचाप खड़ा हुआ। वह रूम से बाहर चला गया। अंदर सिर्फ सोंग सुई रह गया, जो हॉस्पिटल की सफेद दीवार को टकटकी लगाकर देख रहा था। आखिरकार वह फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद उसे मेडिकल डिस्चार्ज मिल गया। उसने अपने काम से रिजाइन कर दिया। तब से वह हर दिन नियन नियन के साथ उन्हीं रास्तों पर वॉक करने जाता था जिन पर जेन नियन चला करती थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। उसने उस रेसिपी बुक को फॉलो करके खाना बनाना भी शुरू कर दिया जो वह उसके लिए छोड़ कर गई थी। शुरुआत में उसे यह करना बिल्कुल नहीं आता था। धीरे धीरे उसने सीख लिया। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे हमेशा लगता था कि कुछ मिसिंग है। बाद में उसे भी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने लगी। जब वह सो नहीं पाता था तो वह जेन नियन की डायरी खोल लेता था। हर पेज पर उसका नाम लिखा होता था। वह उसे बार बार पढ़ता था। पढ़ते हुए वह हंसता था और रोता था। सिर्फ तभी वह समझ पाया कि इतने सालों तक उसने उसे कितनी इन्फिनिट केयर और एब्सोल्यूट सिंसियरिटी के साथ प्यार किया था। समय बीतने के साथ नियन ने भी अपनी एनर्जी खोना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एक स्ट्रीट डॉग रह चुकी थी। उसकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रही और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शुरुआत से ही कम थी। अगर जेन नियन उसे उस विंटर में घर न लाई होती तो शायद वह कभी बच भी नहीं पाती। नियन नियन ने बाहर जाना बंद कर दिया। वह हर दिन जेन नियन के पिलो पर सिमट कर बैठी रहती थी, एक छोटे से बॉल की तरह। सोंग सुई ने भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। खाना खाने के बाद वह बस उसके साइड में बैठ जाता था। जिस दिन नियन नियन की डेथ हुई, सोंग सुई आखिरी पल तक उसके साथ रहा। वह छोटी डॉग जो पूरे समय लेटी हुई थी, अचानक उसने अपनी बची कुची आखिरी ताकत जुटाई और मुश्किल से खड़ी हो गई। उसने खालीपन में एक पॉइंट की तरफ देखा और 2 बार धीरे से भौंकी। फिर उसने एक इनोसेंट स्माइल दिखाई, जैसे उसने अपने किसी बहुत प्यारे इंसान को देख लिया हो। उसकी छोटी सी पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी। सोंग सुई ने देखा कि उसने आगे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह धीरे से बेड पर गिर गई और फिर कभी नहीं हिली। कुछ सेकंड बाद चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वह आंसुओं के बीच मुस्कुराया। उसे यकीन था कि जेन नियन नियन को रिसीव करने आई थी। 1 महीने बाद सोंग सुई शांति से बेड पर लेट गया, जबकि नींद धीरे धीरे उसके कॉन्शियसनेस के आखिरी कतरे को बुझा रही थी। हाँ,